लोगों को नेक्स्ट करना है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। अभी तुम लोगों को पता आजकल एक न्यूज चल रही है कि 2027 तक सेंसस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो हर 10 साल में सेंसस होता है, 2020 में सेंसस हुआ था। सेंसस मतलब पूरी फुल पॉपुलेशन काउंटिंग इन एवरी डिटेल। उसमें अभी जब आएंगे आपके घर पे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इतना वो जो सेंसस है उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन को मांगते हैं अबाउट द फैमिली। तो वो अब स्टार्ट हो गई है, तो उसमें 2027 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो सेंसस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन पॉपुलेशन काउंट, बाकी हर कोई सैंपलिंग नहीं करता है। इसीलिए हमें सैंपलिंग को बहुत डिटेल में करना जरूरी है, क्योंकि सेंसस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली भी है। हालांकि उसका फायदा है कि बहुत रिलायबिलिटी रहती है, एक्यूरेसी रहती है, नुकसान है, फायदा भी है। बट स्टिल किसी भी रिसर्चर्स के लिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम सेंसस। इसलिए हम सैंपलिंग मेथड्स पर आते हैं। सैंपलिंग में हमारे पास एक आती है डेलिब्रेट और पर्पसिव सैंपलिंग। डेलिब्रेट और पर्पसिव सैंपलिंग। डेलिब्रेट वर्ड का मतलब क्या हुआ? जानबूझकर, मतलब हमारा कोई पर्पस होता है, ठीक है ना। हमें ये पता है कि हमारा क्या पर्पस है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डेटा इज कलेक्टेड, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इकोनॉमिकल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि हमको हमारे स्पेशल पर्पस के लिए जो है उसके लिए डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी फोकस्ड आल्सो। बट इसमें पर्सनल बायसनेस ज्यादा है, एक्यूरेसी के चांसेस कम है, और ये साइंटिफिक बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमको इसमें ज्यादा मेंशन ही नहीं कर रहे हैं चीजें, हम बहुत ही फोकस होकर कर रहे हैं अपने काम से काम, ठीक है, समझे। नेक्स्ट हमारे पास होती है रैंडम सैम्पलिंग। देखो मेथड्स बहुत सारे होते हैं, हम सारे मेथड्स नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में जितने हम उतने ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक लास्ट में तुम्हें एक चार्ट बनवा दूंगी, क्योंकि नॉलेज के लिए तुम्हें पता होना चाहिए बस। अब रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम मतलब बिल्कुल ही रैंडम है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे वो वाला गेम खेलते हो तंबोला, सबने खेला होगा, उसमें हमारे प्रोबेबिलिटी जितने भी हैं उस बैग में, उस सबकी प्रोबेबिलिटी एकदम इक्वल होती है। तो वही रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडमली यू विल ड्रॉ अ नंबर, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। एक को उठाना है, तो बिल्कुल ही तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर बायसनेस की प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है सबकी, ठीक है ना। तो हमारे पास ज्यादा रिलायबिलिटी भी है, एक्यूरेसी भी है, और लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जितने भी सैंपल में, जितने भी यूनिवर्स में सैंपल हमारा ले रहे हैं हम, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तभी तो हम रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं। अब अगर मान लो तुम 10 बच्चों में 10 के 10 अलग तरह के हैं, तो हम किसी एक को उन 10 का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं मान सकते ना। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि सब बच्चे एक जैसे से ही हैं, इनमें से कोई 2 ले लो, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट सुटेबल व्हेन देयर इज वेरी मच डिफरेंस बिटवीन ऑल दी सब्जेक्ट्स। ऐसे ही जहाँ पे हमारा इंक्वायरी का एरिया बहुत लिमिटेड हो, थोड़ा सा एरिया हो, पहले से बहुत लिमिटेड है, उसमें भी हम और सैंपल ले लें रैंडम, तो भी मुश्किल हो जाता है। जब बहुत बड़ा हमें एरिया कवर करना हो तो हम ये लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रेटास, स्ट्रेटास, ग्रुप्स, स्ट्रेटास, ग्रुप्स, यानी कि इसमें हमने पर्पसिव सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग दोनों को मिक्स कर दिया, इसीलिए इसे हम मिक्स्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं। कैसे? हमने कहा कि हमने स्ट्रैटा बना दी, ये बॉयज का, ये गर्ल्स का। अब बॉयज में से रैंडम ले लिया और गर्ल्स में से रैंडम एक ले लिया, या हमने बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ईच सेक्शन
साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। तो हमने स्ट्रैटास बना दिए, क्लास 11th क्लास 12th, तो अब हमने स्ट्रैटास बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, उनमें से हम रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं और फिर उनके बीच में मान लो हमें स्कूल से कोई 2 बच्चे भेजने हैं 11th 12th में से किसी कंपटीशन के लिए। तो हमने क्या किया, 11th 12th के जितने सेक्शन हैं उन हर सेक्शन में से उनके क्लास टीचर्स को बोल दिया कि भाई 2 बच्चे भेज दो, एक लड़का एक लड़की। वो रैंडम सैम्पलिंग हो गई और स्ट्रैटास हमने बना दिए। अब हमारे पास अगर ये सब मिला के 8 सेक्शंस हैं तो हमारे पास टोटल 16 बच्चे हो गए। हमने क्या किया, उनके बीच में आपस में वो 8 बॉयज हैं 8 गर्ल्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन करा दिया, इधर इनके बीच में करा दिया और एक बॉय और एक गर्ल का सिलेक्शन हो गया और वो चले गए। तो थोड़ा सा साइंटिफिक भी रहा, लेकिन जो इनिशियल बच्चे वो आए वो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू आए। ठीक है, तो इसमें बायसनेस हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती, तो फिर भी हमें कहते हैं बायसनेस कम होती है इसमें, क्योंकि कंपटीशन तो हम करवा ही रहे हैं ना। बट हाँ, इसमें रिलायबिलिटी जरूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो, जो पूरी यूनिवर्स को यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर एक हमारे पास होती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग मतलब ये आप अपने कन्वीनियंस से, जो रिसर्चर है वो अपने कन्वीनियंस से, जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट्स पे कोई स्टडी करनी है तो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट कौन है, जो मेरे पास तुम बच्चे पढ़ रहे हो, मेरे लिए वो सबसे कन्वीनियंट है ना। तुम लोगों से उस स्टडी पे रिसर्च का फॉर्म भरवाना कि तुम्हें दे दिया, मैंने तुम्हें बोला तुम अपने 4-5 फ्रेंड से और भरवा लेना, तुम अपने 4-5 फ्रेंड से भरवा लेना, है तो तुम लोगों को मैंने रैंडम सैम्पलिंग ही यूज किया है, देखा जाए तो, कि तुम कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप को, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर ही रहे हो, लेकिन ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग हो गई। तो इसमें तो बायसनेस सबसे ज्यादा ही होती है। फिर एक हमारे पास आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब हुआ जैसे कि हमने ये कहा कि सारे बच्चों को हाइट वाइज खड़ा कर दो और हर 5वां बच्चे को ले लो, मान लो हमें किसी स्पोर्ट के लिए लेना है तो, या हमने सारे रोल नंबर वाइज अरेंज किए, हर 10वां बच्चा उठा लिया। बेसिकली हम कोई ना कोई सिस्टम बना रहे हैं जो कि डिफाइंड है। इससे हमारा ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अब एक इसकी पूरी टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास टेबल है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम मतलब जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रैंडम में भी हमारा कुछ होता है रिस्ट्रिक्टेड और कुछ होता है अनरिस्ट्रिक्टेड। तो जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है उसमें स्ट्रैटिफाइड हमने किया, जो स्टैटस बनाए, सिस्टमैटिक किया और मल्टी स्टेज किया। मल्टी स्टेज का मतलब वो जो हमने अभी स्टैटस बनाए थे ना, तो स्टैटस में तो हमने सिर्फ ये कहा कि हमने स्टैटस बना दिए मेल फीमेल, गर्ल एंड बॉय, या हमने स्टैटस बना दिए कि एक 9th-10th का बच्चा होगा, एक 10th 11th 12th का होगा, तो वो स्टैटस बन गए। बट अब उन स्टैटस में आगे मल्टी स्टेज काम आता है। मतलब जैसे कि हर क्लास से हमने लिया, फिर हर क्लास से लेने के बाद हमने उनमें कंपटीशन कराया, तो उसमें हमने रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हर क्लास से भी कुछ लिया। तो वो जो हम अलग अलग लेवल्स पे डिलीशन मेथड यूज कर रहे हैं ना, स्ट्रैटास बना के डिलीशन मेथड यूज कर रहे हैं, या हम बिना स्ट्रैटास के भी कर सकते हैं। अगर हमारा गर्ल एंड बॉय अलग अलग का है ही नहीं सिस्टम, तो हमने सिंपली क्या किया, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉय हो, हर क्लास के 2 बच्चे ले आओ, हर क्लास के 2 बच्चे होंगे, फाइनली उन सबको कंपटीशन कराएंगे, जो हमारा विनर होगा और जो फर्स्ट रनर अप और सेकंड उनको हम भेज देंगे टॉप 2 बच्चों को। तो उसमें गर्ल एंड बॉय का हमने स्टार्टर ही नहीं बनाया। तो दीज ऑल द रिस्ट्रिक्टेड कैन बी मिक्स्ड और कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कोई केस स्टडी दे दी, कोई सिचुएशन दे दी, एंड देन दे आस्क कि विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग शुड बी यूज्ड इन दिस केस और विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज हाईलाइटेड इन दिस केस। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अनरिस्ट्रिक्टेड में एक तो लॉटरी है ही, लॉटरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक होता है हमारे पास पूरी टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स होती है, मतलब ये पूरी एक टेबल है, ये पूरी एक टेबल है। तुमने वो गेम खेला है बचपन में? एक तुम लोगों ने पता नहीं खेला है कि नहीं खेला, बचपन में एक गेम होता था, हम लोग बचपन, हम तो स्कूल में बहुत खेलते थे। देखो वो क्या होता था, अब नाम हो सकता है तुम लोगों ने कुछ और बना दिया हो। ऐसे होता था, कॉपी का ना बीच का पेज होता था,
यार ये तो पूरा भरा पड़ा है। अरे ऐसे होता था कॉपी रजिस्टर का ना, ऐसे बीच का पेज होता था, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके 40 तक नंबर लिखे रहते थे, 20 40 जो भी है, और उसमें ना ऐसे कट लगा दिया, उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। नहीं खेले कभी? हाय राम, कैसे से बचपन निकला है। देखो देखो बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 करके 40 तक नंबर लिखे हैं, ठीक है। और फिर वो जो रेक्टेंगल है ना, वो रेक्टेंगल ऐसे 3 में से कटा हुआ है, मतलब उस रेक्टेंगल की स्लिप को यूं उठाएंगे ना ऐसे करके, तो उसके पीछे कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मतलब जैसे फनी चीजें, कोई भी कार्टून कैरेक्टर या अमिताभ बच्चन या केला या भालू, है ना, वो वाला वैसा से ही मिलता जुलता है। क्योंकि अरे ये ऐसे कट जाएगा ना यूं 3 हिस्से, और फिर वो ऐसे उठाएंगे, फिर हमें तुम्हें बोला कि चूज अ नंबर, तुमने चूज किया 10, फिर 10 के पीछे क्या लिखा हुआ है, भालू ओ जुम भालू ओ। वो हाँ वो तो अलग था, टिक टैक तो वो हाँ वो ओरिगेमी से बनता था, वो ओरिगेमी से बनता था। टिक टैक यू विच कलर यू वांट, आई वांट येलो। फिर तो चलो, तो बात ये होती है कि ये ना एक टेबल होती है, खैर इसमें ऐसे कोई गेम नहीं होता, ये प्रॉपर जैसे भाई लॉक टेबल होती है ना, ऐसे एक प्रॉपर एक टेबल होती है, उस टेबल में से हम रैंडमली नंबर्स पिक कर लेते हैं, फिर उस नंबर को हमने वो जो जितने भी वो टेबल है उसमें जो नंबर्स हैं वो हमने असाइन कर दिए। तो मान लो मैं तुम सबको असाइन कर दूं 1 2 3 4, और फिर मैंने एक बॉक्स में नंबर डाले, फिर मैंने उस बॉक्स में से वो नंबर निकाले, तो ये टेबल होती है पूरी, ठीक है ना। तो इस तरह से टेबल, इसमें भी सबका इक्वल चांस होता है। तो ये हमारा लॉटरी और रैंडम नंबर्स का मेथड है, इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बट ये बहुत ही अनसिस्टमैटिक भी होता है, बट बायस नहीं होता। जजमेंट, जजमेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टिगेटर जो है वो जज करता है। जैसे कि मान लो मैंने ये जज किया कि प्रीवियस टर्म्स में इस बच्चे का रिजल्ट कैसा है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन करूं, ये इस बच्चे की अटेंडेंस कैसी है, तो कुछ भी पैरामीटर्स हमने फिक्स कर लिए और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग मीन्स हमने एक कोटा फिक्स कर दिया कि ये एक पर्टिकुलर कोटा है और इसी क्राइटेरिया में विद इन दिस कोटा हमें काम करना है। अब वो कोटा में स्ट्रैटास भी यूज हो सकते हैं, मल्टी स्टेज भी हो सकती है और जजमेंट भी हो सकता है, कोटा किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर कन्वीनियंट सैम्पलिंग मैंने आपको बताया ही है। तो सैम्पलिंग के क्या फायदे हैं, अगर हम बात करेंगे सैम्पलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? लेस टाइम, लेस कॉस्ट, इंडिस्पेंसिबिलिटी एंड फॉलोअप। हमारे पास स्मॉलर साइज होगा तो दिस इज वेरी इजी टू फॉलो अप, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। मान लो हमने सोचा कि ये 100 में से हमें कोई 20 सैंपल लेने हैं, अब अगर 20 सैंपल हमने लिए और हमारे उन 20 में से कोई 2 ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो हमारे पास 80 और हैं जिनमें से हम कोई 2 ले सकते हैं, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं। नुकसान हर चीज के ही होते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो उसको प्रेजेंट करे, जरूरी नहीं है कि उससे हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स आए, तो सब नॉर्मल है। फिर हम कहते हैं कि जो भी हम सैम्पलिंग ले रहे हैं उसके लिए कुछ लॉ है, वो लॉ जरूर फॉलो होना चाहिए। क्या है वो लॉ? प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मतलब प्रोबेबिलिटी से डिराइव हुआ है ये, ठीक है। ये प्रिंसिपल बताता है कि जितने भी हम रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सब्जेक्ट्स निकाल रहे हैं, दे मस्ट हैव सेम प्रोबेबिलिटी टू बी विथड्रॉन, तो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। और फिर प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स क्या कहता है? ये ऊपर हमारे पहले स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी के ही एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 लोगों में से तो हम 5 ले रहे हैं और 100 लोगों में से भी हम 5 ही लोग ले रहे हैं। इतना सैंपल जरूर होना चाहिए कि हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, इतना जरूर होना चाहिए। तो जितना हमारा लार्जर सैंपल होगा उतना हमारे रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएंगे। तो जितना पॉसिबल हो सैंपल हमें ज़्यादा ही रखना चाहिए,
ठीक है। तो कुछ एरर्स होते हैं हमारे जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, सैम्पलिंग एरर्स को तो हमें बहुत ध्यान से विद अटमोस्ट केयर अगर कलेक्शन करेंगे, हमारा क्वेश्चन आयर बहुत साइंटिफिक होगा तो वी कैन अवॉइड सैम्पलिंग एरर्स। कुछ हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स मतलब हो सकता है एन्यूमरेटर ने हमारी बात को कन्वे अलग ढंग से कर दिया हो सकता है रिस्पोंडेंट ने समझा गलत ढंग से हो सकता है जब हमने रिसर्च की हो तब का टाइम और अभी जब हम एनालाइज कर रहे हैं तब के टाइम में कुछ डिफरेंस आ जाए, टाइम फ्रेम चेंज हो जाए। तो ये सब हमारे सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर हैं। तो सैम्पलिंग एरर में हम कहते हैं कुछ बायस्ड होते हैं, कुछ अनबायस्ड होते हैं। बायस्ड का मतलब जो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और अनबायस्ड जो कि आपके पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं लेकिन हाँ फिर भी हमारे सैंपल में वो आ रहे हैं। ठीक है। बस तो ये चैप्टर आपका हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है। Thank you.